वहां पर जब वो पहुंच जाएंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या अब ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास हवाई क्षेत्र नहीं है फ्लाई करने के लिए। अरब कंट्रीज उन पर प्रेशर बना रही हैं। इजराइल भी पूरी तरह से तैयार नहीं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका हमला करेगा ईरान पर, ईरान का सबसे पहला रिटेलिएशन कहां पे होगा? इजराइल के ऊपर होगा। और इसीलिए इजराइल ने मना किया कि भाई अभी तो कम से कम वॉर का जो सिचुएशन नहीं है, अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज्यादा इजराइल को है। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो चीजें चल रही हैं, क्या ये वॉर एस्केलेशन के बहुत करीब है, और क्या ग्रीनलैंड पर जो मसला है वो आखिर कैसे होगा। स्वागत कीजिए डॉक्टर पीके सहगल साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिबेट देश का सवाल में। इसके अलावा करोड़ी सिंह जी मेरे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार, मिडिल ईस्ट से जुड़े हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा नाथ मेरे साथ है, शी इज अ रिपब्लिकन लीडर, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सफुल्ला कादरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। पैनल पर नाम ठीक करा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अहमद काजमी साहब मेरे साथ जुड़े, नारी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं सहगल सर आपसे ही करूंगा कि अभी जिस तरह से पूरा जो नैरेटिव शिफ्ट हुआ है कि अभी ईरान पर बातचीत हो रही थी, ईरान पर कब्जे की तैयारी थी, ईरान पर हमले की तैयारी थी, लेकिन अचानक से ग्रीनलैंड पर अब फोकस हो गया है, वहां पर वॉर डिले कर दिया गया है। दोनों देशों ने आपस में बात की कि भाई अभी जंग नहीं होगी, अभी वहां हमला नहीं करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखो, ये नैरेटिव शिफ्ट जो है, मैं इससे इतना सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक वेनेजुएला के ऊपर हमला जब हुआ, अमेरिका ने चार महीने तैयारी की। राइट सर। 4 महीने तैयारी के बाद उन्होंने कार्रवाई की। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद भी उनके पास रेजिडुअल कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है कि वास्तव में वो ईरान को, अमेरिका को और अमेरिकन एलाइज को और इसराइल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है, और जब वो अमेरिका की तैयारी पूरी हो जाएगी, ये कहना कि ट्रंप पीछे हट गए या ट्रंप ने किस्म से डर गए इज नॉट करेक्ट। जिस दिन अमेरिका की तैयारी पूरी हो जाएगी, अमेरिका अवश्य हमला करेगा ईरान के ऊपर, इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं। अगर आप देखो कि तकरीबन फ्राइडे को एक कंटेनर उतारा गया कराची के अंदर, जिसमें 60,000 वेपन्स थे। वो वेपन्स थे ईरान में अवाम के लिए, ताकि वो अवाम जो है मुकाबला कर सके IRGC का और उनकी आर्मी का। राइट सर। उसको ड्रोन अटैक के माध्यम से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका जो है पाकिस्तान की ज़मीन को भी इस्तेमाल करना चाहता है। जहाँ तक उसके मिडल ईस्ट एलाइज हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल मत कीजिए। वो सारे इस समय उसके खिलाफ है। वो कहते हैं टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, ओमान है, कुवैत है, इंक्लूडिंग इसराइल। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस समय हमला करना जो है आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। ईरान, और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को रशिया और चाइना जो है सीक्रेटली कुछ वेपन्स दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर अमेरिका हमला करता है, जो मेरे मुताबिक अवश्य करेगा, इट बी अ वेरी हाईटेक वॉर ऑफ अ वेरी डिफरेंट वैरायटी। और उसका अंजाम क्या होगा? एज फार मिडल ईस्ट इज कंसर्न, देयर बी टोटल इंस्टेबिलिटी। दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी। यूरोप की एनर्जी, जापान की एनर्जी, इंडिया की एनर्जी, चाइना की एनर्जी का साधन वही है बहुत। फिर जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को तो कई प्रकार से नुकसान हो जाएगा। आपको रेमिटेंसेस नहीं आएंगी, आपका जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और जो कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया के लिए और रशिया के लिए, वो रुक जाएगी। IMEC रुक सकता है, UTI-2 रुक सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का असर जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। आपका GDP कम हो जाएगा, आपकी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएगी, रुपये की वैल्यू फर्दर गिर जाएगी। इसी माफिक जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया की इकोनॉमी भी बैठ जाएगी। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ईरान साफ तौर पे कहता है कि हम कोशिश करेंगे कि उनके अब्राहम लिंकन को डुबो दें। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास अनेकों प्रकार के हैं। लेकिन जब अमेरिका की तैयारी 100% हो जाएगी, अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी प्रकार से आपको गारंटी नहीं कर सकते कि हमको सक्सेस मिलेगी। सेकेंडली, उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हम ये भी नहीं गारंटी कर सकते कि रजीम चेंज होगा। उसका नतीजा उल्टा हो सकता है कि उसकी ईरान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को निगाह में रखते हुए वहाँ के लोग जो है एकजुट हो जाए खमेनी के पक्ष में। ऐसे में जब तक हमारी तैयारी हर प्रकार से कंप्लीट नहीं हो जाती, आप किसी प्रकार से हमला मत कीजिए। फेयर इनफ सर, ठीक है। एक किस्म से टैक्टिकल मूव है, राइट सर, अमेरिका की तरफ से। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काजमी साहब ईरानी मामलों के जानकार हैं। काजमी साहब, एक बात समझ में आ रही है
कि ईरान भले छोटा मुल्क हो, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे मुल्क की टैक्टिकल पोजीशन, उनका नैरेटिव, उनकी डिप्लोमेटिक डायलॉग इस तरह के होते हैं कि बड़े बड़े मुल्क उन पर हाथ डालने से डरते हैं। तो जिस तरह से सहगल सर बता रहे हैं कि अभी अभी तैयारी पूरी मुकम्मल नहीं हो पाई है, अमेरिका वेट कर रहा है कि तैयारी हो जाए, ईरान भी तैयार, इजराइल भी तैयार हो जाए, उसके बाद हमला हो। वहां पर किस तरह का नैरेटिव अमेरिका को लेकर अभी चल रहा है सर? देखिए, ईरान में जब ये इस्लामी क्रांति आई 1979 में, उसमें दो चीजें बहुत ही बुनियादी उनका नारा रही हैं और आज भी वो उस पर कायम है। राइट सर। नंबर एक, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, वो पहले दिन से ये बात कहते रहे हैं। दूसरी बात, फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया है, वो एक कैंसरस नासूर है, ट्यूमर है, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी एलिमेंट है जिस पर वो मजबूती से चल रहे हैं। और अब पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उन्होंने अपने नजरिए से जुड़े हुए लोगों को इस पूरे इलाके में जोड़ा है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया है इजराइल को, वो भी उसके साथ मजबूत है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा, और बहुत से इजरायली भी कह रहे हैं, अमेरिकन भी कह रहे हैं कि अभी वहां की अवाम, अगर हमला किया गया तो वहां की अवाम सरकार के साथ और मजबूती से जुड़ जाएगी और हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही तैयारी है, फौजी तैयारी के लिहाज से भी उन्होंने कहा है कि हम सरप्राइजेस देंगे, अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई ऐसी करेंगे, वो हथियार दिखाएंगे जो अब तक दुनिया नहीं जानती कि ईरान के पास वो हथियार हैं। तो वो छोटा मुल्क नहीं है, इस इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क है और उसके पास वो टेक्नोलॉजी और वो हथियार हैं जिसके लिए रूस भी मजबूर है। तकरीबन 50 मुल्क हैं दुनिया के जो ईरान से हथियार या तो खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं। तो ईरान एक मजबूत मुल्क है इस इलाके में। 1979 से वेस्टर्न मीडिया ने ईरान पर पर्दा डाल करके यह समझा कि दुनिया उसकी तरक्की नहीं जानेगी, तो वो तरक्की भी नहीं करेगा। पर्दा डालने से किसी जगह की हकीकत नहीं बदली जाती। अब बहुत से मुल्कों को ताज्जुब हो रहा है कि ईरान ने इतनी तरक्की कर ली, असल में वो तरक्की मुसलसल कर रहा था, पर्दा अब उठा है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, अब जो काजमी साहब कह रहे हैं कि ईरान बहुत मजबूत मुल्क है, दुनिया भर के मुल्क उससे हथियार खरीदना चाहते हैं, अब इतनी मजबूती, इतना ताकत, इतनी शारीरिक रूप से अगर मजबूती ईरान के अंदर है तो भी ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। वहाँ तो खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन वहाँ पर चरम पर है, लोग मर रहे हैं, नौकरी वहाँ पर है नहीं, इकोनॉमी डंप हो चुकी है। काजमी साहब जो तस्वीर दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। सर करोड़ी सिंह जी, देखिए, ऐसा है कि लड़ाई लड़ी जाती है वो विल पावर से लड़ी जाती है, हौसलों से लड़ी जाती है अगर कोई लड़ाई होती है तो ईरान का जहां तक सवाल है, अमेरिका कोई कैजुअली डिसीजन नहीं लेता है। कई बार हमारे मीडिया वाले ट्रम्प पे बहुत मीम बनाते हैं कि ट्रम्प कुछ डिसीजन लेता है, दबाव बनाता है, पीछे हट जाता है, फिर कुछ आगे पीछे से टाको ट्रम्प के नाम पे काफी अमेरिकन मीडिया में चल रहा है। ऐसा नहीं है। ट्रम्प देखिए, इंपल्सिव रिएक्शन तो है उनका, लेकिन अमेरिका का पेंटागन ऑफिस है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और इंटेलिजेंस एनालिसिस का ऑफिस है। तो वो अच्छी तरह एनालाइज करके अमेरिका की पॉलिसी बनाते हैं। अब ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने ये एहसास किया, पेंटागन ने भी एहसास किया कि अमेरिका सुपर पावर के रूप में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, उसको वापस रास्ते कैसे लाया जाए। ये अमेरिका का उद्देश्य है कि सुपर पावर बने रहना कितना मुश्किल है अमेरिका के लिए। सुपर पावर के दो पिलर तो उनके बहुत मजबूत हैं, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। बाकी दूसरे पिलर्स हैं वो बहुत कमजोर हैं, तो ट्रम्प उनको मजबूत करने में लगा हुआ है और उनको मजबूत करने के लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करना पड़ेगा, और जो दूसरे इमर्जिंग सुपर पावर हैं चीन और रशिया, उनको कंटेन करना पड़ेगा। डायरेक्ट कंटेन नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट कंटेन करें। ये तो अमेरिका की स्थिति है। ईरान का जहां तक सवाल है, आज की स्थिति में जो नेवल पावर है, मैरीटाइम पावर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईरान अभी कुछ महीनों पहले रशिया और
चीन के साथ नेवल एक्सरसाइज कर चुका है। अब साउथ अफ्रीका के साथ सब ब्रिक्स देश मिलके, इंडिया उसमें नहीं है, बाकी ब्रिक्स देश मिलके नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ईरान पूरी तरह से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। जो आंदोलन वहां चला था, देखिए निश्चित रूप से आर्थिक हालत कोई अच्छी नहीं है ईरान की, लेकिन आर्थिक हालत के स्थिति को ट्रिगर करता है, आंदोलन को बढ़ाता है आगे। लेकिन केवल आर्थिक स्थिति है वो आंदोलन का कारण नहीं होती, कारण बहुत गहरे होते हैं। ये ईरान भी जानता है, ये दुनिया के जो नेता हैं वो भी जानते हैं। तो आज की स्थिति में ईरान में जो आंदोलन चला था विरोध, सरकार के विरोध में, वो लगभग नियंत्रण में है। और ईरान के पुलिस चीफ ने ये कह दिया है कि जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ हम उदारता से डील करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो शांत हो जाएं, ये ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, और देख, जो अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि अमेरिका उतनी दूर से, हजारों किलोमीटर से दूर आके कुछ नहीं कर सकता, उनको लोकल अलाई चाहिए। अलाई तो हैं, लेकिन ईरान के अगेंस्ट में कौन अलाई साथ होगा? कोई भी अरब कंट्री अमेरिका के साथ नहीं है, और वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान में इंटरफेरेंस करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो अमेरिका नहीं चाहता कि सभी जो मिडिल ईस्ट के अलाई हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध हम ईरान पे अटैक करें और सत्ता परिवर्तन करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका ने अपना उद्देश्य छोड़ दिया सत्ता परिवर्तन का। इंटेलिजेंस के थ्रू निरंतर रूप से प्रयास होते रहेंगे और उसमें सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर, I'll come to you. सिंह साहब, I'll come to you sir, I'll come to you. पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ सूफी सैफुल्लाह कादरी साहब भी जुड़े, मुस्लिम स्कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूर्णिमा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि लोग ट्रंप की छवि को लेकर इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेटिक डायलॉग्स, उनका बड़ा माहौल उड़ाया जाता है कि वो बहुत अनरेस्ट में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं क्या डिसीजन ले लें, अगला बूम उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से फूक फूक कर अमेरिका कदम रख रहा है, या जो पेशेंस ट्रम्प दिखा रहे हैं ईरान को लेकर, मुझे लगता है कि कोई बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है। कल हमने एक डिबेट की थी कि हम ये बात भी कर रहे थे कि ये गेम प्लान है या कोई मास्टर प्लान है, कि आप पहले तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और अचानक आप अपने आप को काम डाउन करते हैं कि नहीं, विल हैव अ टॉक और विल प्लान इट एंड हम एग्जीक्यूशन से पहले इस पर बात करेंगे। और फिर ट्रम्प का बयान आता व्हाइट हाउस में, एयरफोर्स वन में, वो कहते हैं कि नहीं, ईरान में चीज़ें अब लग रहा है ठीक हो रही हैं। लेकिन उसी बीच आप अपने वॉरशिप्स को भी खाड़ी के देशों में भेजने लगते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ, और वो भी एक नहीं दो। इसका मतलब है वेट एंड वॉच की पॉलिसी का उन्होंने सहारा लिया। और दूसरी बात यह है कि कब जंग होगी इसके बारे में जानकारी जरूर नहीं है, लेकिन ईरान पर हमला तो जरूर अमेरिका करेगा। पूर्णिमा जी, so much for having me. नमस्ते, जय हिंद। Yes, there is no doubt. अमेरिका जो करने वाला है करेंगे, उनका भाषा, उनका जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इट्स वेरी क्लियर। और अब दुनिया में 195 कंट्रीज आर designated or actually recognized by United Nations. अगर यूनाइटेड स्टेट्स के बिना बाकी कंट्रीज को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज द टाइम दे हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सीरियस मैटर। आप अगर इकोनॉमी छोटे हो, आपकी पॉपुलेशन छोटे हो, आपके पास मिलिट्री नहीं है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो आपको कभी भी हड़प सकते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एंड दिस इज बेसिकली कॉलोनियल प्रोपेगेंडा एंड कॉलोनाइजिंग प्रोपेगेंडा रीपैकेज्ड and rebranded at this point of time. America first and MAGA के अंदर आया है। This is a very sad situation. आप रिपब्लिकन पार्टी देख लीजिए, डेमोक्रेट पार्टी देख लीजिए, उनके गोल तो सही है, अमेरिकन इंपेरियलिज्म एंड अमेरिकन हेजेमनी इज द गेम, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके टैक्टिक्स डिफरेंट हो सकती है। आपको पता